नमस्कार, मैं सानिका और आप सब देख रहे हैं न्यूज़ 21 हमारा राजस्थान बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों के साथ। पहली खबर हमारी श्रीकरणपुर से आ रही है। श्रीकरणपुर नगर पालिका क्षेत्र में सामुदायिक भवन वाल्मीकि मंदिर के पास पिछले 3 महीनों से रुका हुआ सड़क निर्माण कार्य बुधवार को विवाद सुलझने के बाद दोबारा शुरू हो गया है। 3 महीने पहले निर्माण के दौरान ठेकेदार द्वारा मंदिर के बाहर बनी पक्की धड़ी को तोड़ दिया गया था, जिससे विवाद खड़ा हो गया था और काम बीच में ही रोक दिया गया था। गतिरोध को दूर करने के लिए नगर पालिका कार्यालय में ईओ संदीप बिश्नोई और वाल्मीकि समाज के प्रतिनिधियों के बीच गर्मा गर्मी के माहौल में एक अहम बैठक हुई। बैठक में ईओ बिश्नोई ने मंदिर के बाहर करीब 10 इंच ऊंची धड़ी बनाकर सड़क निर्माण कराने के नया प्रस्ताव रखा। सहमति के बाद मौके पर सड़क निर्माण का कार्य शांतिपूर्ण ढंग से शुरू करवा दिया गया। श्रीकरणपुर से अमित धवन की खास रिपोर्ट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथिक फिजिशियंस राजस्थान शाखा द्वारा 14 जून को गोपालपुरा स्थित होटल मिस्टिक फॉल्स में एक दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार पिंक पेटल्स 2026 का सफल आयोजन किया गया। होम्योपैथी के क्षेत्र में नवीनतम ज्ञान, शोध एवं अनुभवों के आदान प्रदान के उद्देश्य से आयोजित इस सेमिनार में राजस्थान सहित देश भर से 120 से अधिक चिकित्सकों ने भाग लिया। प्रदेश महासचिव डॉक्टर मुकेश गुप्ता ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर रॉबिन पॉलक ने बच्चों में व्यवहार संबंधी विकार एवं मानसिक रोगों के उपचार में होम्योपैथी की भूमिका पर व्याख्यान दिया। उन्होंने कहा कि होम्योपैथी चिकित्सा रोगी को समग्र रूप से स्वस्थ करने की दिशा में कार्य करती है तथा मानसिक रोगों के उपचार में भी इसका महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके बाद डॉक्टर विदुर विट्ठल ने ऑटिज्म में होम्योपैथी की भूमिका विषय पर विस्तृत प्रस्तुति देते हुए कहा कि बच्चों को अपनी भावनाएं और विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए तथा अभिभावकों को उन पर अपनी अपेक्षाएं नहीं थोपनी चाहिए। उन्होंने ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की चुनौतियों एवं उसके प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला। डॉक्टर AK लाडनू ने होम्योपैथी प्रैक्टिस के विभिन्न आयाम विषय पर अपने विचार रखते हुए कहा कि किसी भी रोगी के लिए उचित औषधि चयन से पहले उसकी पैथोलॉजी को समझना आवश्यक है। उन्होंने आधुनिक समय में होम्योपैथिक चिकित्सकों के लिए उपलब्ध अवसरों, रोगी प्रबंधन, व्यावसायिक विकास के लिए विभिन्न पहलुओं पर भी चर्चा की। पिंक पेटल्स 2026 से होम्योपैथी के क्षेत्र में वैज्ञानिक चिंतन, व्यवहारिक अनुभव और सतत चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में अपनी पहचान स्थापित की। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। बागोड़ा उपखंड क्षेत्र के बिजलिया गांव के ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र भेजकर ग्रामीण सेवा शिविरों की नियमित मॉनिटरिंग कराने तथा पंचायत समिति बागोड़ा में कार्यरत विकास अधिकारी के खिलाफ उच्च स्तरीय जांच करवाने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि राज्य सरकार द्वारा आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए एक सराहनीय पहल है, लेकिन कुछ स्थानों पर अधिकारी और कर्मचारी शिकायतों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, जिससे समस्याओं का समय पर निस्तारण नहीं हो पा रहा है। ग्रामीणों ने मांग की है कि इन शिविरों की नियमित मॉनिटरिंग कर अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए। बागोड़ा से रामाराम सोलंकी की रिपोर्ट। अजमेर स्थित सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह क्षेत्र में जायरीनों के मोबाइल और कीमती सामान पार करने वाले एक बड़े अंतर्राज्यीय गिरोह का दरगाह थाना पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से करीब 18 लाख रुपए मूल्य के विभिन्न कंपनियों के 42 एंड्रॉइड मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। एसपी के निर्देश पर दरगाह थाना प्रभारी दिनेश कुमार जीवनानी के नेतृत्व में टीम ने सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी विश्लेषण और होटलों से मिले इनपुट के आधार पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है, जिससे गिरोह के अन्य सदस्यों के खुलासे और अधिक मोबाइल बरामद होने की संभावना है। अजमेर से सीताराम गहलोत की खास रिपोर्ट। श्रीमान एसपी साहब द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए निर्देशित किया गया, जिसमें एक विशेष टीम का गठन किया गया और इस टीम के द्वारा 7 आरोपी को इसमें गिरफ्तार किया गया। 7 व्यक्ति को, जिनके कब्जे से 42 मोबाइल बरामद किए गए, जिनकी कीमत करीब 20-22 लाख रुपए है और इनके पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड है, जिसमें 112 धारा को भी ऐड किया गया है। उनके विरुद्ध अनुसंधान जारी कर कार्रवाई की जा रही है। टोटल कितने आरोपी? 7 आरोपी गिरफ्तार किया गया। ये एक ही जगह के अलग अलग क्षेत्र के, दरगाह क्षेत्र के भी हैं, आसपास के थानों के क्षेत्र के भी हैं। इनका पैटर्न क्या था मोबाइल चोरी? ये भीड़ को नहीं पुरुष है इसमें, जो भीड़ को देखते हुए और जहाँ जायरीन आते हैं उनको जान नहीं पड़ पाता, उसमें उस टाइम में मोबाइल चोरी कर लेता। पुलिस
पुलिस महानिरीक्षक सत्येंद्र सिंह ने रेवदर थाने का दौरा कर क्षेत्र की कानून व्यवस्था और पुलिस कार्यप्रणाली का जायजा लिया। थाना परिसर पहुंचने पर पुलिस जवानों द्वारा आईजी सत्येंद्र सिंह को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। निरीक्षण के दौरान आईजी ने थाने के संसाधनों, गश्त व्यवस्था और लंबित मामलों की समीक्षा की। एक अनूठी पहल के तहत आईजी सत्येंद्र सिंह ने पुलिसकर्मियों के साथ बैठकर भोजन किया और उनसे आत्मीय संवाद करते हुए उनकी समस्याएं भी सुनी। आईजी ने आमजन से सुरक्षा का भाव पैदा करने और अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के सख्त निर्देश दिए हैं। रेवदर से रमेश माली की स्पेशल रिपोर्ट। के दौरे पर आगमन के दौरान मैंने सर्वप्रथम यहाँ रेवदर थाने पर आया हूँ। यहाँ का मेरा प्लान, यहाँ पर जो भी हमारे पुलिसकर्मी पदस्थापित हैं उनके सबके साथ संवाद स्थापित करना और आज दोपहर का भोजन उन कांस्टेबल्स वगैरह सबके साथ में लेने का मेरा कार्यक्रम है, ताकि आपस में एक दूसरे से हम अपनी बातें अच्छे से शेयर कर सकें, बीच की जो दूरियां हैं वो मिटा सकें। घटनाओं को लेकर सर यहाँ आंदोलन हो रहे हैं, इसके लिए क्या उपयुक्त कदम उठाए जा रहे हैं? इस यहाँ हाईवे पर बहुत एक्सीडेंट्स के बारे में हमारा राज्यव्यापी अभियान चल रहा है और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से हमने अपना प्लान तैयार किया है। उन जगह की हम स्टडी कर रहे हैं, जो भी ब्लैक स्पॉट है, सड़क में किसी तरह की कमी है तो उसके संबंध में NHAI से संपर्क कर रहे हैं और इस मामले में सरकार और हमारा पुलिस मुख्यालय बहुत संवेदनशील है। अभी कल ही के दौरे पर आगमन के दौरान मैंने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 486वीं पावन जयंती के अवसर पर वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने अलवर स्थित मोती डूंगरी को महाराणा प्रताप स्मारक पहुंचकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने महाराणा प्रताप के अदम्य साहस, स्वाभिमान और राष्ट्र भक्ति को याद करते हुए आमजन से उनके आदर्शों पर चलने का आह्वान किया। इस विशेष अवसर पर मंत्री संजय शर्मा ने स्मारक परिसर में पौधारोपण भी किया। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए आमजन से अधिक पेड़ लगाने की अपील की। अलवर से प्रदीप की रिपोर्ट। देखिए, संपूर्ण देश और विशेष रूप से राजस्थान महाराणा प्रताप का आजीवन ऋणी रहेगा, क्योंकि महाराणा प्रताप की वजह से ही आज देश के अंदर, राजस्थान के अंदर सनातन जिंदा है। और जिस प्रकार से अकबर एक आतताई के रूप में संपूर्ण देश के अंदर खुद की सत्ता पे काबिज होने के लिए आगे बढ़ रहा था, उस काल में उसको रोकने का काम यदि महाराणा प्रताप ने किया और शिवाजी महाराज ने किया, तो आज संपूर्ण देश महाराणा प्रताप की इस जयंती पर नतमस्तक होकर उनको भावभीनी पुष्पांजलि अर्पित कर रहा है। और हम सौभाग्यशाली अपने आप को इस मायने में मानते हैं कि हम सब लोग राजस्थान के निवासी, और महाराणा प्रताप का जन्म भी राजस्थान की पावन धरा पे हुआ और आज भी हल्दी घाटी में ऐसी मान्यता है। मैं भी वहां जाकर के मत्था टेक के आया। हम जब उस रज को उठाते हैं उसमें भीनी भीनी खुशबू आती है और ऐसा लगता है कि उस रज में आज भी हमारे उन शूरवीरों का रक्त प्रवाह हो रहा है जिन्होंने अकबर की सेना से लोहा ली। देखिए, संपूर्ण देश बानसूर में राजपूत शिक्षा समिति के तत्वाधान में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती के उपलक्ष्य में शहर में एक भव्य रैली का आयोजन किया गया। रैली का शुभारंभ राजपूत छात्रावास से हुआ, जो शहर के विभिन्न मुख्य मार्गों से गुजरते हुए वापस छात्रावास परिसर पहुंचकर संपन्न हुई। इस दौरान बड़ी संख्या में समाज के युवाओं, महिलाओं और प्रबुद्ध जनों ने भाग लिया। शहरवासियों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर रैली का जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह, स्थानीय विधायक देवी सिंह तथा गिरीश राठौर उपस्थित रहे। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। एक और जहां ऐतिहासिक आमेर अपने किलों, महलों और भव्यता के कारण विश्व पर्यटन मानचित्र पर चमक रहा है, वहीं दूसरी ओर यहां के स्थानीय निवासी गंदगी, जलभराव और सीवर के बदबूदार पानी के बीच नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। नगर निगम जयपुर द्वारा विकसित ठाटर आवासीय योजना इन दिनों इस बदहाली की जीवंत तस्वीर बनी हुई है। कॉलोनी की सड़कों और पार्क सीवर के गंदे पानी से लबालब है। सबसे चिंताजनक स्थिति ये है कि आंगनबाड़ी केंद्र और प्राथमिक विद्यालय जाने वाले नन्हे मुन्ने बच्चों को रोज इस कीचड़ से होकर गुजरना पड़ता है। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि इस गंदगी के कारण त्वचा रोग और मौसमी बीमारियां तेजी से फैल रही है। जयपुर से एहसान खान की खास रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं।
सोजत शहर में चोरी की बढ़ती घटनाओं से आमजन में असुरक्षा का माहौल है। ताजा मामले में जोधपुरिया दरवाजे के बाहर स्थित शमशान घाट के पास खड़ी एक डीलक्स मोटरसाइकिल अज्ञात चोर चुरा ले गया। प्रात्री रमेश गहलोत ने थाने में मामला दर्ज कराया है। बताया जा रहा है कि पास के शराब ठेके पर आए एक व्यक्ति ने मौका पाकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि नियम विरोध देर रात तक शराब के ठेकों के आसपास शराब जुटी रहती है और भीड़ जुटी रहती है। पाली से ललित तिवारी की खास रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। राजधानी जयपुर स्थित एसएमएस अस्पताल में कार्यरत नर्सिंग ऑफिसर दीपक खरवाल की दुखद मृत्यु पर राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन शाखा धौलपुर द्वारा गहरा शोक व्यक्त किया गया। संविदा सेवा समाप्त होने के बाद हुई इस दुखद घटना से पूरे नर्सिंग समुदाय में गहरा आक्रोश और शौक है। दिवंगत आत्मा की शांति के लिए जिला चिकित्सालय यानी न्यू हॉस्पिटल के मुख्य द्वार पर नर्सिंग व स्वास्थ्य कर्मियों ने 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। एसोसिएशन के जिला प्रवक्ता राजवीर सिंह ने अधिकारियों ने कहा कि ये घटना कर्मचारियों पर बढ़ते मानसिक दबाव और व्यवस्था की चुनौतियों को दर्शाती है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। किसान महापंचायत के बैनर तले कोटपुतली भैरोड जिला कलेक्टरेट परिसर के सामने पिछले 3 दिनों से चल रहा किसानों का धरना प्रदर्शन आज समाप्त हो गया है। धरने के अंतिम दिन बड़ी संख्या में महिलाओं और किसानों ने प्रस्तावित कोटपुतली किशनगढ़ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के विरोध में लोकगीत गाकर और जोरदार नारेबाजी कर अपना आक्रोश जताया। इसके बाद किसानों ने प्रतिनिधिमंडल ने एसडीएम योगेश देवल को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर इस परियोजना को तत्काल निरस्त करने की मांग की। धरने के दौरान 95 वर्षीय एक बुजुर्ग किसान ने भावुक होते हुए कहा, मुझे मुआवजे के पैसे नहीं चाहिए, मुझे मेरी जमीन चाहिए। कोटपुतली से अजीत यादव की खास रिपोर्ट। किसानों की तरफ से इसका क्या मुद्दा है और किस लिए ज्ञापन दिया गया? किसानों ने गत 3 दिवस से यहाँ पे धरना दिया था। जो किशनगढ़ कोटपुतली ग्रीनफील्ड हाईवे बन रहा है उसमें जो भूमि अवाप्त की जा रही है, किसानों की भूमि अवाप्त नहीं की जाए, इस मुद्दे पे इन्होंने यहाँ पे 3 दिवसीय धरना आज पूर्ण होने पर ये ज्ञापन इन्होंने दिया है, जिसमें इनकी प्रमुख मांग की अवाप्ति न की जाए, किसानों की भूमि जो कृषि कार्य के लिए उसी के लिए उपयोग की जाए। इस प्रकार की इनकी मांगें हैं। सर, पूर्व में भी इन लोगों ने जो है ज्ञापन दिया था, रैली निकाली थी, अभी प्रशासन की तरफ से क्या अभी प्रतिक्रिया की? ये केंद्रीय हाईवे है, केंद्रीय हाईवे अथॉरिटी द्वारा इसमें अवाप्त की जा रही है। जो नया कानून है 2013 वाला, उसके अनुरूप इसमें प्रतिकर जो मिलता है किसानों को। सारी मांगों का सार एक ही है, ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे ये जनता के उपयोग का नहीं है। इस पर केवल चंद मुट्ठी भर लोग वो ही चलेंगे, धंधे भी उनके ही पनपेंगे, गांव बटेंगे 2 भागों में। गांव की संस्कृति, गांव का मेलजोल वो समाप्त होगा। कोई अपने खेत से चारा, हम जमीन नहीं जाने देंगे, चाहे जान दे देंगे, हमारी जमीन हमारी है, हम नहीं देंगे उसको। आगे भी ऐसे करना चलेगा? आगे भी ऐसे चलाएंगे, चाहे हम हमारी जान दे देंगे, पर उसको जमीन नहीं जाने देंगे, बिल्कुल भी नहीं जाने देंगे। जमीन नहीं चाहिए हमें, पैसे नहीं चाहिए हमें, तो जमीन चाहिए हमारी। मर जाएंगे, जमीन नहीं देंगे। फायदा होगा? नहीं, फायदा चाहिए, नहीं चाहिए फायदा, कोई फायदा नहीं चाहिए हमें, जमीन ही चाहिए, जमीन चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हत्या के प्रयास के एक सनसनीखेज मामले में पिछले 2 साल से पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहे मुख्य आरोपी को कपासन थाना पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर ही लिया है। पकड़े गए मुख्य आरोपी कमल उर्फ कमलेश गुर्जर पर स्कॉर्पियो वाहन पर जानलेवा हमला करने, टक्कर मारने और पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश करने के गंभीर आरोप लगे हैं। मामला 30 अगस्त 2024 का है, जब गंगरा थाना क्षेत्र में बदमाशों ने एक स्कॉर्पियो का पीछा कर उस पर पत्थरों और पेट्रोल से भरी थैलियों से हमला कर दिया था। कपासन से ब्यूरो रिपोर्ट। 30/8/2024 को सिंहपुर और छाबड़ी के बीच में बजरी के जो ठेकेदार थे वो अपने नियमित तौर पर जो गश्त होती है वो कर रहे थे और अवैध बजरी की गाड़ियों के निर्गमन को चेक कर रहे थे। तो उदय सिंह राजपूत और उनके साथी जो कि स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठ के बजरी को चेक करने के लिए जा रहे थे, तो
अवैध रूप से जो बजरी खनन करते हैं बजरी माफिया जयराज सिंह एंड पार्टी, उनके बराबर में पहुंच कर उनकी स्कॉर्पियो गाड़ी को टक्कर मार के और उनके साथ काफ़ी मारपीट करी और जान से मारने का प्रयास किया। उस मामले में पुलिस थाना कपासा ने प्रकरण अहमदाबाद में आयोजित पहले विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 ने भारत ने 102 स्वर्ण सहित कुल 114 पदक जीतकर दुनिया में अपनी योग शक्ति का लोहा मनवाया है। इस वैश्विक प्रतियोगिता में अलवर की बेटी सुमन यादव ने फॉरवर्ड बैंडिंग स्पर्धा में शानदार लचीलापन और तकनीकी कौशल दिखाते हुए देश के लिए रजत पदक जीता है। पदक जीतकर अलवर लौटी सुमन यादव और भारतीय दल में ऑफिशियल टीम मेंबर की महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 52 वर्षीय सुमन यादव का रेलवे स्टेशन पर ढोल नगाड़ों और फूलमालाओं के साथ भव्य स्वागत किया गया। सरकारी शिक्षिका और गृहिणी होने के बावजूद योग के क्षेत्र में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली सुमन यादव ने बताया कि परिवार के पूरे सहयोग और देश के लिए कुछ करने के जज्बे के कारण ही वो इस मुकाम तक पहुंच पाई हैं। अलवर से प्रदीप गोयल की विशेष रिपोर्ट। आज हम उनसे मिलाएंगे जो कल ही की तारीख में वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप में विजय होकर द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। उनसे हम जानेंगे कि किस तरह से उन्होंने इस मुकाम को हासिल किया है। आज हमारे साथ हैं सुमन यादव जी, उनसे बात करते हैं। मैडम ये बताइए सबसे पहले कि आपने जो ये मुकाम जीती है किस प्रकार से जीती है? ये प्रतियोगिता भारत सरकार द्वारा आयोजित है और योगासन भारत इसका संचालन करता है। ये प्रतियोगिता पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है, फिर स्टेट पे होती है, फिर नेशनल पे, नेशनल के बाद में ट्रायल होता है, उसके बाद वर्ल्ड स्तर पे प्रतियोगी खेलने जाते हैं। तो मैंने पहले डिस्ट्रिक्ट जीता, फिर स्टेट जीता, फिर नेशनल जीता, उसके बाद ट्रायल जीता और प्रथम स्थान प्राप्त करने के बाद में मेरे को कैंप में भेजा। इंडिया कैंप लगा 20 दिन का। उसके बाद में हम वर्ल्ड योगासन प्रतियोगिता में उतरे, जिसमें मैंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। आपके कंपटीशन में कितने बच्चे थे? मेरे कंपटीशन में 20 देश थे, जो बहुत ही टफ कंपटीशन था और उसमें कांटे की टक्कर थी। उसके बाद ही मैंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, जिसमें 45 से 55 की एज कैटेगरी के थे, जिसमें ज्यादातर बच्चियां 45-40 की एज में थी। मैं 52 की एज में थी, फिर भी उनको हरा करके मैंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। आपका परिवार का कितना सपोर्ट रहा? मेरा परिवार का ही सपोर्ट मुझे आगे बढ़ा पाया। बिना परिवार के हम आगे नहीं बढ़ सकते कभी भी। मेरे बच्चे और मेरे पति बहुत ही सपोर्ट करते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी काम होता है, ट्रेनें बुक कराना, फ्लाइट बुक करवाना, मेरी स्टिचिंग मेरे पति करवाते हैं। मैं जब योगा करती हूँ तो उनको दिखाती हूँ कि मैं सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ। कोई भी छोटी मोटी त्रुटि होती है तो वो फोटो खींच करके मेरे को दिखाते हैं कि ये इसमें त्रुटि, इसको सुधार। तो मेरे पति और बच्चों के बिना तो मैं ये प्रतियोगिता कभी नहीं जीत सकती। आप एक सरकारी टीचर हैं, गृहिणी भी हैं, तो आप घर को कैसे मैनेज करती हैं? ये बहुत ही मुश्किल भरा कार्य है। वैसे सर्विस के साथ साथ घर का काम भी और फिर ये कंपटीशन की तैयारी भी। मैं सुबह 5 बजे उठ करके फटाफट खाना वाना की तैयारी करके सब्जी बना के आटा गूंद के फिर सेंटर पे सीखने के लिए दौड़ी चली आती थी और वहां से 8:30 बजे छूट करके फिर घर भागी जाती, फिर वहां पे तैयार होकर के स्कूल के लिए दौड़ती थी और स्कूल से आकर के वहां पूरा दिन बच्चों के साथ काम करके स्कूल में और फिर शाम को आकर के थोड़ा सा रेस्ट करके फिर मैं योगा की तैयारी करती थी, फिर पूरा घर का काम संभालती थी। और इस तरह से मेरी बहुत ही बिजी लाइफ है, उसमें भी थोड़ा समय निकाल करके मैं इसकी तैयारी करती रही। आपको इसकी जिज्ञासा कहाँ से पैदा हुई? जिज्ञासा तो अंदर से आती है सर। जिज्ञासा मेरे योग के प्रति जब बाबा रामदेव ने शुरू किया था 2005 में, तभी मेरा लगाव हो गया था। और योग एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए किया जाता है, तो मैं स्वस्थ जीवन जीने के लिए भी योग करती थी। धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ती गई। 2015 में मैं मेरे बच्चों को लेकर के कोटा गई थी IIT की तैयारी के लिए, तो वहां देखा पार्कों में लोग बैठे हैं, वो योगा कर रहे, तो मेरे को भी जिज्ञासा हुई और मैं उनसे पूछा क्या मैं भी कर सकती? बोले हाँ, निःशुल्क है, कोई भी कर सकता है। तो मेरी ये योग की जर्नी की शुरुआत 2015 में कोटा से वृंदावन पार्क में से हुई और वहां से मैं योग को धीरे धीरे सीखती, स्वास्थ्य के लिए योग करना शुरू किया। 2019 में अलवर जिले में अशोक सर द्वारा योग फेडरेशन ऑफ इंडिया का टूर्नामेंट करवाया गया, जिसमें हमारी भी एज कैटेगरी थी। तो मैं उसको अखबार में पढ़ करके
और योगा के टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया। उसके बाद मैं योग कंपटीशन में मैं हिस्सा लेने लग गई और धीरे धीरे फर्स्ट स्टेट में फर्स्ट आई, फिर नेशनल में मैंने टॉप 6 में स्थान लिया। उसके बाद अब की बार मैं योगासन भारत की तरफ से ये प्रतियोगिता आयोजित की, जिसमें मैंने बहरोड से, कोटपुतली बहरोड जिले से पार्टिसिपेट किया डिस्ट्रिक्ट पे, उसपे फर्स्ट रही। उसके बाद उदयपुर में हुई प्रतियोगिता में मैंने फर्स्ट स्थान प्राप्त किया राज्य स्तर पर। फिर राज्य से नेशनल में गए और वहां भी मैंने फर्स्ट स्थान प्राप्त किया। उसके बाद नेशनल में, इंटरनेशनल में जाने के लिए ट्रायल हुआ, सर्वोच्च जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं उन खिलाड़ियों का, उन ट्रायल में भी मेरा प्रथम स्थान हुआ और मैंने वर्ल्ड चैंपियनशिप का हिस्सा बनी और सेकंड स्थान प्राप्त किया। चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो ये कहना चाहूंगी कि बाबा रामदेव जी और प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार द्वारा जो ये योगासन प्रतियोगिता हो रही है, ये बच्चों को योग के प्रति जोड़ने का बहुत अच्छा तरीका है। इसमें रोजगार भी है, इसमें नौकरियां भी हैं, बच्चे जीत करके इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट नौकरियां भी दे रही है। तो ये एक बच्चों के उज्जवल भविष्य का बहुत अच्छा तरीका है और योग हमारे स्वास्थ्य को सही रखता है, तन और मन भी शांत रहता है, खुश रहते हैं हम हमेशा, तो डबल फायदा है। और अन्य खेलों के लिए मैदान की आवश्यकता होती है, लेकिन योग के लिए कोई मैदान की आवश्यकता नहीं होती। एक 2x6 की मैट ले लो, अपने घर पे भी योगा सीख सकते हैं और अन्य खेलों की तरह से इसकी भी उतनी ही महत्ता है जितना और अन्य खेल। ये थी हमारे साथ सुमन यादव जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि योग एक ऐसी कला है जिसे घर बैठकर भी कर सकते हैं और इससे स्वास्थ्य और अपने पूरे जो दिनचर्या है वो स्वस्थ रहती है। अच्छे से बच्चे इसको घर बैठे कर सकते हैं। मैं प्रदीप गोयल। कोटपुतली के निकटवर्ती राष्ट्रीय राजमार्ग पर पाथरेड़ी पुलिया के समीप सर्विस रोड पर खड़े एक ट्रेलर में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही प्रागपुर और सरुंड थाना पुलिस सहित कोटपुतली व पावटा प्रागपुर नगर पालिका की दमकल मौके पर पहुंची। दमकल कर्मी और स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह नियंत्रण पाया। प्राथमिक तौर पर आग का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। हादसे के वक्त कोई आसपास नहीं था, इसीलिए कोई जनहानि नहीं हुई है। कोटपुतली से अजीत यादव की खास रिपोर्ट। ग्राम 4 जेड के ग्रामीणों ने सड़कों के किनारे अवैध रूप से लगी ब्लेड युक्त कटीली तारें यानी कि ब्लेड फेंसिंग को तत्काल हटाने की मांग को लेकर श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों का आरोप है कि मोहनपुरा रोड से लेकर ग्राम पंचायत मुख्यालय 4 जेड तक जाने वाली मुख्य सड़क सहित गांव के अन्य रास्तों के दोनों ओर लगी खतरनाक तारें लगातार बड़े हादसे का सबब बन रही है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने इन तारों को जल्द नहीं हटवाया तो वे उग्र आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। श्रीगंगानगर से विनोद खुडिया की रिपोर्ट। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जयंती समारोह में शामिल होने पहुंचे शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने मन से बड़ा राजनीतिक और सामाजिक संदेश दिया है। भाटी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वे आगामी चुनावों में किसी दल विशेष के साथ नहीं बल्कि जनता के साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने हुकार भरते हुए कहा है कि ना कांग्रेस ना बीजेपी, मैं हमेशा जनता के साथ रहूंगा। समारोह को संबोधित करते हुए भाटी ने कहा कि महाराणा प्रताप किसी एक समाज के नहीं बल्कि सभी 36 कौमों के प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने उनके जीवन संघर्ष को हर विद्यालय पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग उठाई है। भाटी ने युवाओं से शिक्षा पर ध्यान देने का आह्वान किया है। वे महेंद्रजीत सिंह मालवीय द्वारा क्षेत्र में शिक्षा संस्थान स्थापित कराने के प्रयासों की भी सराहना की है। बांसवाड़ा से ब्यूरो रिपोर्ट। हमारा राजस्थान बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद।